नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे टीजीटी पीजीटी आर्ट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ केबीएस एनबीएस के लिए भी ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं यानी कि टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ललित कलाएँ कितने प्रकार की होती हैं? ललित कला जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? विकल्प आपके पास है 3, 5, 7 या फिर 6। तो दिए गए विकल्पों में जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी है, 5 प्रकार की होती है। ललित कला जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। कला को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उपयोगी कला, दूसरा है आपका ललित कला। उपयोगी कला जो कलाएं मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, उपयोगी कला क्या है कि जो कलाएं मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। पहले के समय में हम ज़्यादातर देखते हैं कि उपयोगी कला का ही प्रचलन था। हालांकि जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता देखेंगे तो वहाँ पर आपको कला तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो आपकी उपयोगी कला है और उस पर जो चित्रात्मक छवियाँ गढ़ी गई उसे हम उपयोगी कला के अंतर्गत उसमें तब मनोभावों की यानी ललित कला का प्रयोग उसमें किया गया। ठीक है, नहीं तो वो अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपका वहाँ पर जो मटके बनाने थे या मनके बनाने थे वो सारी क्या थी, एक कला थी, लेकिन वो क्या थी, एक आपकी उपयोगी कला थी वहाँ पर। तो इसके अंतर्गत अगर हम उदाहरण को और देखते हैं तो लोहार, सुनार, रंगाई, चर्मकला ये सारी कलाएँ ही है, लेकिन ये उपयोगी कला है, आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। ललित कला क्या है कि जिनमें मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो ऐसी कलाएं जिनमें हम मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, हमारे मन में कोई चीज़ें उठी, कोई अच्छी सी पंक्तियाँ उठी तो हमने कविता लिख दी, कोई अच्छा सा दृश्य देखा, हमें अच्छा लगा, हमारे मन में कुछ प्रकार के रसों का प्रवाह हुआ, हृदय में हमने उसका चित्र बनाया, तो वो भी आपका किस में आ गया, ललित कला के अंतर्गत आ गया। मूर्तियों का निर्माण भी आपका ललित कला के अंतर्गत आ गया। तो ये जो कला है जिनमें मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, वो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, तो वो आपका ललित कला के अंतर्गत आ जाता है। और इनकी संख्या जो बताई गई है वो 5 है। किसके अनुसार? हीगल के अनुसार। हीगल ने क्लासिफिकेशन किया है तो उसके अनुसार इन्होंने जो ललित कला को 5 वर्गों में बांटा है। पहला आपका है संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। इसका कभी कभी क्रम पूछा जाता है कि हीगल ने किस क्रम में कलाओं को बांटा है। तो हीगल ने जो क्रम अपनाया है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। उसमें उन्होंने सबसे पहले काव्य कला को रखा है, काव्य कला को सबसे पहले रखा है, उसके बाद फिर संगीत कला को और फिर चित्रकला को और उसके बाद मूर्ति कला को और लास्ट में स्थापत्य कला को। तो कभी कभी ये आपसे पूछ लेता है कि कौन सी कला है जो निम्न श्रेणी की कला है। तो हीगल ने जो सबसे लास्ट में रखा है वो सबसे निम्न श्रेणी की कला है, उसमें आपका स्थापत्य कला आ जाएगा। ठीक है, और जो सबसे पहले स्थान पर रखा है वो आपका सबसे उच्च श्रेणी की कला है, उसमें आपका काव्य कला आ जाएगा। अच्छा, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार जो इन्होंने कलाओं के बांटने का जो आधार प्रयोग किया है वो आधार आपका प्रयोग किए गए माध्यमों के ऊपर निर्भर करता है कि क्या माध्यम प्रयोग, कितने माध्यम प्रयोग किए गए हैं उसके निर्माण में, उन कलाओं के निर्माण में कितने माध्यमों का प्रयोग किया गया है। उसी के आधार पर यह बताया गया है कि कौन सी कला उच्च श्रेणी की है और कौन सी कला निम्न श्रेणी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला नाम प्रवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक की रचना है? एक वाक्य है आपके पास, कला नाम प्रवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षदम। ये वाक्य किस पुस्तक की है या किस पुस्तक में इस वाक्य का प्रयोग किया गया है? विकल्प है आपके पास चित्रसूत्रम, वाल्मीकि रामायण, चित्रलक्षण या फिर नाट्य शास्त्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रसूत्रम में कला नाम प्रवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षदम वाक्य आपका मिलता है इस पुस्तक में, तो चित्रसूत्रम में मिलता है। आइए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। चित्रसूत्रम विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक चित्रसूत्रम के
नाम से हम जानते हैं। क्या है? एक किताब है जिसका नाम विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। उसका तीसरा खंड है और उस तीसरे खंड में अध्याय 35 से लेकर 43 अध्याय तक जो भाग है उसी को हम चित्रसूत्रम के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक की रचना मार्कंडेय मुनि ने की थी। किसने की थी? मार्कंडेय मुनि ने। किसकी रचना? विष्णु धर्मोत्तर पुराण की। ठीक है, मार्कंडेय मुनि ने की थी। और इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो स्टेला क्रेमरिस ने किया था, वो किसका किया था? तो चित्रसूत्रम का किया था। ठीक है, 35वें से लेकर 53वें भाग तक उसी का अनुवाद किसने किया था? स्टेला क्रेमरिस ने किया था। चित्रसूत्रम में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला तीनों की विवेचना है। ठीक है, तीनों कलाओं की विवेचना है, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला की। इसमें जो मनुष्य के प्रकार बताए गए हैं वो मनुष्य के 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? हंस, भद्र, मालव्य, रुचक और शशक। ये 5 प्रकार बताए गए हैं किसके? मनुष्य के। ठीक है, तो ये चित्रसूत्र के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। चित्रसूत्र में जो चित्रों के प्रकार बताए गए हैं वो 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से आपके? सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। 4 प्रकार के कौन कौन से चित्र हैं? सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से पूछ लिए जाते हैं कि चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं, या फिर सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र ये जो चित्र बताए गए हैं ये किस ग्रंथ से संबंधित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको कंठस्थ करना है। संपूर्ण चित्रसूत्र को 9 अध्यायों में विभक्त किया गया है। ठीक है, संपूर्ण चित्रसूत्र को कितने अध्यायों में विभक्त किया है? 9 अध्यायों में विभक्त किया गया है। और जो 4 प्रकार के बताए गए वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कामसूत्र में कितनी कला पाई जाती है? एक किताब है कामसूत्र, किसके द्वारा रचित है? वात्स्यायन के द्वारा रचित है। तो उसमें कलाओं के प्रकार बताए गए हैं। तो वही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कामसूत्र में जो कलाओं के प्रकार बताए गए हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। विकल्प आपको दिया गया है 64 प्रकार के, 100 प्रकार के, 76 प्रकार के या फिर 124 प्रकार के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 प्रकार की कला बताई गई है किसमें? कामसूत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस 64 प्रकार की कला बताई गई है कामसूत्र में। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं कामसूत्र से संबंधित। कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन जी हैं। इसके अंतर्गत 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, कितनी कलाओं का? 64 कलाओं का। और वात्स्यायन जी ने खुद कहा है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने कामसूत्र में दी है वो प्रकृति में उपलब्ध थी, बस मैंने उन्हें क्रमबद्ध कर दिया है। ठीक है, तो जो कलाएं उन्होंने बताई हैं वो प्रकृति में पहले से ही थी, उसे उन्होंने क्रमबद्ध करके आपको बता दिया है। इसी पर पंडित यशोधर ने जयमंगला नामक टीका लिखी है। किसने लिखी है? पंडित यशोधर ने। आगे हम इनका भी वर्णन करेंगे क्योंकि इनसे भी संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। कभी कभी आपसे सीधे पूछ लिया जाता है जयमंगला नामक टीका किसने लिखी है, तो आपका वहाँ पर आंसर होगा पंडित यशोधर ने। कभी दूसरे रूप में पूछ लिया जाता है कि पंडित यशोधर द्वारा कामसूत्र पर लिखी गई टीका का नाम बताइए, तो वहाँ पर आप कहेंगे जयमंगला। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? देखिए, अनुवाद करना और टीका करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर इन्होंने दे तो दिया है परंतु ये वास्तव में क्वेश्चन इस तरीके से होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अनुवाद करना और टीका करना। अनुवाद का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ का यथास्वरूप आप जो चीज़ें लिखी हैं किसी एक भाषा में उसे दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं। लेकिन टीका का मतलब होता है कि खुद के नज़रिए को भी उसमें कहीं कहीं डाल दिया जाता है। तो कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? विकल्प आपके पास है क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त, यशोधर पंडित या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसे लिख दें कि कामसूत्र का टीका किसने लिखा है, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यशोधर पंडित ने। कामसूत्र का टीका किसने लिखा है? यशोधर पंडित ने। कामसूत्र पर टीका लिखने वाले पंडित यशोधर जी थे। ये जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के राजपुरोहित थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं पंडित यशोधर जी के बारे में
तो वो एक राजपुरोहित थे। किसकी सभा के? तो राजा जयसिंह प्रथम की सभा के राजपुरोहित थे। राजा जयसिंह प्रथम। और जयसिंह कहाँ के थे? राजा जयपुर के राजा थे। इसी टीका में कला के 6 अंग बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले कला के 6 अंग कैसे बताए गए हैं? तो पंडित यशोधर ने जो कामसूत्र पर टीका लिखी है जयमंगला नामक किताब के रूप में, उसी में कला के सबसे पहले 6 अंगों के बारे में चर्चा की गई है। कामसूत्र के 3रे अध्याय में 64 कला के बारे में बताया गया है। कामसूत्र के कौन से अध्याय में? तो 3रे अध्याय में 64 कलाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अस्थाई भावों की संख्या है। यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जा रहा है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र जो है वो आपकी भरत मुनि की रचना है। और उसमें इन्होंने यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी बताई है। विकल्प आपको दिया गया है 8, 64, 49 या फिर 9। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो अस्थाई भावों की संख्या बताई गई है वो 8 बताई गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अस्थाई भावों की संख्या 8 बताई है। रस का आधार उन्होंने भाव को बताया है। ठीक है, रस जो उत्पन्न होता है उसका आधार क्या है, यानी रस कैसे कहाँ से उत्पन्न होता है? तो वो जब हमारे अंदर भाव होता है, भाव उत्पन्न होता है, तो उसी पर वहाँ से ही रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस का जो आधार है वो क्या है? वो भाव है आपका। भरत मुनि ने 4 रसों को प्रमुख माना है, जिनमें रति, क्रोध, उत्साह और जुगुप्सा, ये जो 4 रस हैं ये प्रमुख रस भरत मुनि ने इन 4 रसों को प्रमुख माना है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों की भी विवेचना की है। कितने भावों की? 49 भावों की विवेचना की है, जिनमें उन 49 भावों में कौन कौन से हैं? तो जिनमें 8 अस्थाई भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं और 8 सात्विक भाव हैं। यहाँ पर 8 आप लिख लीजिए, 8 सात्विक भाव हैं। ठीक, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय बताए गए हैं? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 37 अध्याय बताए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तु विद्या का विशद विवेचन है। विकल्प है आपके पास देवता मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, अपराजित परीक्षा या मानसोल्लास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वास्तु विद्या का जो विशद विवेचन है वो क्या है? अपराजित परीक्षा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौशेय वस्त्र होते थे। विकल्प है आपके पास ऊनी, रेशमी, सूती या इनमें से कोई नहीं। तो जो कौशेय वस्त्र होते थे वो प्राचीन काल में रेशमी वस्त्रों को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? विकल्प है आपके पास विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र या फिर सामवेद। कौन सा ऐसा ग्रंथ है या कौन सा ऐसा भारतीय ग्रंथ है जिसमें, प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें रसों की चर्चा की गई है या रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र पहली शताब्दी का ग्रंथ है जिसमें आपका रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है। कला में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? विकल्प है आपके पास अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ब्रह्म पुराण या फिर गरुड़ पुराण। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस में दिया गया है? तो वो आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में हमने इसके बारे में अभी पिछले प्रश्न में भी चर्चा की थी, शुरुआत के दूसरे या तीसरे प्रश्न में। वहाँ पर मैंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में कुछ बताया भी था आपको। ये ग्रंथ 6ठी सदी में लिखा गया है। ठीक, इसके एक भाग जिसे चित्र सूत्र भी कहते हैं,
उसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद स्टेला क्रेमरिस ने किया था। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो स्टेला क्रेमरिस ने किया था। हालांकि बाद में A.K. स्वामी ने भी किया, आनंद कुमार स्वामी जी ने भी किया था और उनका सर्वाधिक चर्चित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? विकल्प है आपके पास, इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? विकल्प आपके पास है मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला या फिर वास्तुकला। यहाँ पर विकल्पों के क्रम में थोड़ा गड़बड़ी है। ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में संगीत कला जो है वो प्लास्टिक कला नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्लास्टिक कला क्या होती है ये हम देखते हैं। प्लास्टिक कला वह कला होती है जिसमें पदार्थों के भौतिक परिवर्तन द्वारा नया आकार गढ़ा जाता है। ठीक है, क्या होती है? प्लास्टिक कला वह कला होती है जिसमें पदार्थों के भौतिक परिवर्तन द्वारा नया आकार गढ़ा जाता है। मूर्तिकला एवं चित्रकला में मूल अंतर आयामों का है। ठीक है, जहाँ मूर्तिकला त्रिआयामी होती है वही चित्रकला द्विआयामी होती है। ठीक है, मूर्तिकला के लिए हमें गहराई की आवश्यकता होती है, लंबाई चौड़ाई गहराई की, जबकि या फिर उभार, मतलब कुल मिलाकर तीसरे आयाम की आवश्यकता होती है, चाहे गहराई हो चाहे उभार हो। लेकिन चित्रकला में हम एक समतल में ही अपना काम निपटा सकते हैं। ठीक है, साहित्य और संगीत को छोड़कर प्लास्टिक शब्द सभी दृश्य कलाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साहित्य और संगीत को छोड़कर प्लास्टिक शब्द सभी दृश्य कलाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कला शब्द का सर्वप्रथम परिचय कहाँ हुआ? या कला शब्द का परिचय सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? विकल्प है आपके पास रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पहले वर्णन किया गया है। कला शब्द का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। जब यथार्थवादी और प्रामाणिक वर्णन की बात आती है तो वो आपका पहली सदी में लिखित नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि ने लिखा था उसमें आपको मिलेगा। लेकिन कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलेगा? वो आपका ऋग्वेद में मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेद हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। जो अभी हमने देखा कि ऋग्वेद में आपका सबसे पहले कला शब्द का वर्णन मिलता है, तो उसके वेद के बारे में जान लेते हैं, और वो भी ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 1028 सूक्त इसमें है। इसमें 33 देवी देवताओं का वर्णन दिया गया है और 25 नदियों का उल्लेख किया गया है आपके ऋग्वेद में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपयोगी कला का संबंध है मूर्तिकला से, वास्तुकला से, संगीत से या फिर आभूषण से। जो आपका उपयोगी कला है उसका संबंध किससे है? तो मूर्तिकला से, वास्तुकला से, संगीत से या फिर आभूषण से। हमने जब पढ़ा था ललित कला और उपयोगी कला तो वहाँ पर हमने उदाहरण देखा था। ठीक है, सुनार, लोहार, चर्मकार, ये सब उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं। तो सुनार ही आभूषणों का निर्माण करता है। अगर आभूषणों का निर्माण वो करता है तो आभूषण जो है वो उपयोगी कला से संबंध रखता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगी कला को प्रायः शिल्प कला भी कहते हैं। उपयोगी कला को क्या कहते हैं? शिल्प कला भी कहते हैं। ठीक है, दो तरीके की कलाएं अपने हम प्राचीन ग्रंथों में पाते हैं, चारु और कारु। चारु जो होता है वो आपका ललित कला होती है और कारु जो होता है वो आपका उपयोगी कला से संबंधित है। ठीक, तो चारु वो कलाएं होती हैं जो आपकी ललित कला होती है, उन्हें हम चारु कहते हैं, और कारु वो होती हैं जो आपकी उपयोगी कला होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय मंगला के लेखक कौन है? विकल्प है आपके पास यशोधर पंडित, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय या फिर आनंद कुमार स्वामी। तो दिए गए विकल्पों में जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? यशोधर पंडित। इनके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं। यशोधर पंडित ने जय मंगला को लिखा और जो कि कामसूत्र पर आधारित था। कामसूत्र की टीका उसे कहा जाता है। और सबसे पहले कला के 6 अंग का वर्णन, या कहते हैं कि कला के षडांग का वर्णन कहाँ किया गया है? तो वो आपका जय मंगला में ही किया गया है। और किसके द्वारा? पंडित यशोधर के द्वारा। कहाँ के थे ये? जयपुर के राजा जय सिंह
के दरबार के राजपुरोहित थे। नेक्स्ट है आपका इससे संबंधित जो पॉइंट कि जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। ठीक है, कामसूत्र की टीका किस नाम से प्रस्तुत की? तो जयमंगला के नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के किसके प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय का टीका करते हुए आलेख्य के 6 अंग बताए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आलेख्य शब्द प्रयोग किया गया है वो कला के लिए ही प्रयोग किया गया है, और वो भी चित्रकला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का धर्म ग्रंथ है? 12वीं, 9वीं, 7वीं या 11वीं शताब्दी का? तो जो सम्रांगण सूत्रधार है वो आपका 11वीं शताब्दी का धर्म ग्रंथ है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राजा भोज द्वारा रचित सम्रांगण सूत्रधार 11वीं सदी की रचना है, और ये भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित। राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? ठीक है, महाभारत में कथा आती है कि एक राजकुमारी थी उषा, उनके स्वप्न में एक राजकुमार आता है, और जब प्रातःकाल होता है तो बहुत बेचैन हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी दासी या सखी जो रहती है चित्रलेखा जी, उनसे बात करती है, और उस आधार पर वो अपनी स्मृतियों को बताती है कि कैसे कैसे उसका एक तरीके से समझ लीजिए कि स्केच बनवाती है, और स्केच के फलस्वरूप जो चित्र निकल कर आया वो किसका था? तो वो राजकुमार अनिरुद्ध का था। ठीक है, तो स्मृति चित्रण वहाँ पर चित्रलेखा ने किया था, किसके बताने पर? उषा के, जो उनकी शक्ल और बाकी जो डाटा जो दिया वो उषा ने दिया, और निर्माण किसने किया? चित्रलेखा ने किया। तो जो चित्र बनाया महाभारत के कथा के अनुसार राजकुमार अनिरुद्ध का, तो वो किसने बनाया? तो चित्रलेखा ने बनाया राजकुमारी उषा के कहने पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत में राजकुमारी उषा को स्वप्न में आए राजकुमार के छवि के लिए चित्रलेखा द्वारा छवि निर्माण का वर्णन मिलता है। इस आधार पर चित्रलेखा ने स्मृति चित्रण की, जिसे उषा द्वारा पहचान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? विकल्प है आपके पास ललित विस्तार, पंचतंत्र, चित्रसूत्र या फिर कामसूत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ललित विस्तार जो है वो बौद्ध साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ ललित विस्तार है। यह ग्रंथ महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। महायान क्या है? तो जो जब बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं में विभाजित हुआ तो उसमें एक आपका हीनयान था, एक आपका महायान था। महायान जो है वो आपका भगवान बुद्ध को या गौतम बुद्ध को भगवान मानकर उनकी प्रतिमाओं का भी निर्माण करता है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, किसमें? ललित विस्तार में। इसका रचना काल ईसा के पश्चात 3री शताब्दी माना गया है। इसमें कुल 27 अध्याय हैं। ललित विस्तार में कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय हैं। इस ग्रंथ को महाव्यूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? अभी हम इसका वर्णन करते हुए आए हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो चित्र के भेद बताए गए हैं वो 4: सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। ये 4 प्रकार बताए गए हैं किसके? चित्र के। किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। कौन कौन से हैं? सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। ये 4 प्रकार बताए गए हैं किसके? चित्र के। किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं। विकल्प है आपके पास 3, 1, 2 या 4। तो हमने पीछे ही इसका वर्णन किया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र कितने प्रकार के हैं, ठीक, कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं। वहाँ पर आपको जो 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं हमने उसके बारे में बताया था। कौन कौन से थे, आपके क्या क्या थे, सत्य, वैदिक, नागर और मिस्र, ये 4 प्रकार के चित्र बताए गए थे। ठीक, ये किसमें बताए गए हैं, तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आपके बताए गए हैं 4 प्रकार के चित्र, सत्य, वैदिक, नागर, मिस्र। एक ग्रंथ है सोमेश्वर भूपति द्वारा रचित एक ग्रंथ है मानसोल्लास, उसमें चित्रों को 5 प्रकार का बताया गया है। विष्णु धर्मोत्तर में कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, लेकिन जो मानसोल्लास में है उसमें आपका कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का। कौन कौन से हैं, विद्धि, अविद्धि, रस, धूल, भाव। इस ग्रंथ में अंतराल को क्या कहा गया है, स्थान निरूपण कहा गया है। किसमें, मानसोल्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है राजतरंगिणी, रासमाला, प्रमाण मीमांसा या फिर इंडिका। यहाँ पर भी विकल्पों के क्रम में थोड़ी त्रुटि है, तो जो आपका ई है उसे आप डी कर लीजिए। तो सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रासमाला। सोमेश्वर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो रासमाला लिखा है। सोमेश्वर ने रासमाला तथा कीर्त कौमुदी नामक ग्रंथों की रचना की है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव जी हैं। सम्रांगन सूत्रधार के लेखक कौन है, तो राजा भोज जी हैं। कामसूत्र के रचनाकार कौन है, तो वात्स्यायन जी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो कालिदास जी हैं। और कादम्बरी के रचनाकार कौन है, तो बाणभट्ट जी हैं। ठीक है, तो ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, रचनाकारों को पुस्तक का नाम दे देगा, आपसे रचनाकार का नाम पूछ लेगा, आपको बताना रहेगा कि कौन सी पुस्तक के रचनाकार कौन है, या फिर रचनाकार का नाम देकर उनके पुस्तक को विकल्पों में दे दिया जाएगा कि उनके द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो अब नियमित मैं आपको वीडियो दूंगा उसका PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर कुछ डेली होती रहती है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। जिन्हें भी टेलीग्राम पर कुछ करना है वो वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही कि जो भी अब वीडियो आएगा उसमें आपको PDF ज़रूर मिलेगा, और वो PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।